मैं हूं अर्जेंदु मुखर्जी और फेस टू फेस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं रायपुर के सांसद सुनील सोनी जी। सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सबको। पार्षद रहे, 2 बार महापौर, फिर सांसद। ये पूरा सफर आपने कैसे तय किया और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, 79 से मैं विद्यार्थी परिषद में आया। उसके बाद मैं दुर्गा कॉलेज में छात्र राजनीति में, और वहाँ पर विद्यार्थी परिषद के बैनर से 1983 में मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना। और उसी बीच भारतीय जनता पार्टी में भी मुझको ले लिया गया था, क्योंकि मेरे पिताजी जो है वो पुराने जनसंघ के ज़माने के थे, तो कुछ अच्छा काम देखा इन लोगों ने तो सीधा भारतीय जनता पार्टी में ले लिया। युवा मोर्चा में हमको काम करने का अवसर नहीं मिला था। और भारतीय जनता पार्टी की उस समय की यात्रा से जो है लगातार जिले के अंदर में मंत्री है, कोषाध्यक्ष है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, अनेक पदों के अंदर में मैं रहा। और उसके बाद में प्रदेश कार्य समिति में आ गया, अविभाजित मध्य प्रदेश के समय। और 99 में दिसंबर में मैं पार्षद का चुनाव लड़ा, जीता मैं। उसके बाद मैं नगर निगम का सभापति, नगर निगम का अध्यक्ष कहते हैं, वो बना। और वहाँ से जो मैंने काम चालू किया और जनता के बीच में एक की समस्याओं का निराकरण करने का जो एक बीड़ा उठाया था, उसमें मुझको अच्छी सफलता मिल रही थी। और मैंने वार्ड के पार्षद के नाते भी मैंने कहा था कि इस वार्ड को जो है, मैं सदर बाजार वार्ड को 5 साल की ज़रूरत नहीं है, मैं 2.25 साल के अंदर में इसको समस्या मुक्त कर दूंगा, और करके दिखाया था मैंने। तो जनता के बीच में एक विश्वास पैदा हुआ था। और उसी बीच में फिर 2003 के शुरुआती तौर पर फिर मैं महापौर बन गया, क्योंकि उस समय के महापौर तरुण चटर्जी वो कांग्रेस में प्रवेश कर लिए थे, तो उन्होंने चुनाव लड़ा था, हार गए थे, तो रिज़ाइन किया था। तो वरिष्ठ होने के नाते मेरे को महापौर वहाँ के पार्षदों ने सबने मिलकर निर्विरोध महापौर के रूप में चुना था। उस कालखंड को 2005 तक के किया। फिर 2005 में महापौर का डायरेक्ट चुनाव लड़ा, और अच्छे प्रभावशाली प्रत्याशी थे गुरमुख सिंह जी, उनको भी लगभग 50,000 वोटों से हराया था। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा की, मेहनत की, और एक पार्टी के संगठन में काम करने के कारण जो है कार्यकर्ताओं से जो सतत संपर्क है वो काफ़ी मुझको राजनीतिक जीवन में काम आया। जो आगे बढ़ रहा हूँ उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का मैं मानता हूँ तो कार्यकर्ताओं का मानता हूँ, कि उन्होंने जो विश्वास किया मेरे ऊपर, और उस विश्वास पे मैंने हमेशा खरा उतरने का प्रयास किया। और जितना मैंने चुनाव के अंदर में, चाहे पार्षद का हो, चाहे महापौर का हो, चाहे सांसद का हो, मैंने हमेशा इस बात को कहा था कि मैं ईमानदारी के साथ में काम करूंगा, और किया मैंने। और एक जुनून के तहत ये 2 कालखंड के महापौर के रूप में जो है इस शहर की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम एक बड़े विकसित गांव के रूप में रायपुर मिला था, जहां पर डिवाइडर की एकमात्र सड़क जयस्तंभ हुआ करती थी। और इस शहर को एक राजधानी का आकार देना, ये मेरे सामने में एक बड़ी चुनौती थी। और उस चुनौती को स्वीकार करके हमने हजारों दुकान, मकान, ये सब हमने तोड़कर सड़कों का चौड़ीकरण करने का काम, दर्जनों सड़क का चौड़ीकरण हुआ, मैं गिनाऊंगा लंबा हो जाएगा उसमें। तो ये काम किया, लेकिन मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा कि वो जो गरीब आदमी जिसको झुग्गी झोपड़ी को तोड़कर हम उसको बेघर कर रहे हैं, एक काम करने वाला युवक जो है वो उसको हम उसकी ठेले खुमचे दुकान को तोड़कर उसको बेरोजगार कर रहे हैं। तो उसके पहले मैंने इस 1 साल के अंदर में 2006 के आसपास जो है मैंने लगभग 3,000 मकान पहले से बना लिए थे, और 1800 दुकानें मैंने बनाई थी, और सबके हाथ में चाबी देकर और मैंने तोड़फोड़ चालू किया था। उसमें सफलता मिली, और ये मैं समझता हूँ कि देश में पहला शहर होगा जहाँ पर किसी प्रकार का आक्रोश नहीं था लोगों के अंदर में। स्वेच्छा के साथ में अपने मकान को खाली करना, अपनी दुकान को खाली करना, ये भी शहर ने देखा है। किसी तरह की कोई विवाद नहीं, कोई निर्विवाद रूप से।
और इसके कारण, क्योंकि मैं भी एक मध्यम वर्ग का आदमी हूँ, मैं जानता हूँ कि उसका दर्द क्या होता है कि किसी के नौजवान के सीने पे बुलडोजर चढ़ाकर अगर हम चौड़ीकरण करते हैं तो मैं उसको उचित नहीं मानता। किसी को बेघर करके हम चौड़ीकरण करते हैं, वो भी उचित नहीं होता। और कुछ नई सड़कें निकालने का अवसर मिला। जेल के बीच से हमने सड़क निकाल दिया। जेल रोड उस समय की 40 फीट 45 फीट की सड़क हुआ करती थी, आज 80 फीट 90 फीट की सड़क है। अनेक सड़कें जो है वो उसको चौड़ीकरण करने के साथ में सभी क्षेत्रों के अंदर में एक राजधानी का आकार मिले। सारे उद्यान है, शमशान घाट से लेकर जो है आपके ओपन ड्रेनेज सिस्टम वाला शहर है। और इस शहर के अंदर में मेरी एक इच्छा पहले भी थी, आज भी है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज आना चाहिए वहाँ पे। और उसके लिए कम से कम ओपन ड्रेनेज सिस्टम जो है वो प्रभावशाली बन जाए, पानी बाहर जाए। तो ओपन ड्रेनेज सिस्टम के अंदर भी हमने लगभग 230 करोड़ रुपए उसमें खर्च किया था। ये जनरली मेयर और राजनीतिक लोग उसमें नाली में खर्च इसलिए नहीं करते कि उसमें पत्थर नहीं लगता है, उसमें पता नहीं लगता है, ज़मीन के अंदर रहता है, लेकिन वो मूल आवश्यकता उस शहर की होती है। तो उसको समझकर हमने किया। और हमने सोचा कि ये शहर के अंदर में टैंकर के पीछे लोग भागते हैं, शहर का विस्तार हुआ तो ये नहीं भागना चाहिए। तो आने वाले 50 साल तक के लिए इस शहर को पानी समस्या से मुक्त किया। 150 MLD का फिल्टर प्लांट, 32 नई टंकियां, रॉ वाटर सेंटर, आपका राइजिंग लाइन, ये सारे काम जो है उसको जो है मैं 2009 तक के इन सारे कामों को करके इस शहर को, पुराना जो है 43 और 87 MLD फिल्टर प्लांट चल रहा था, तो ये 50 साल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए 113 करोड़ रुपए छोड़कर आया था। लेकिन टेंडर खेले, बहुत लेट हुआ, लेकिन अब लगभग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछ रही है। तो ये काम भी अब पूरा हो रहा है। और इस शहर में बड़ी चुनौती मुझको मेरे सामने में थी कि मैंने कहा इस शहर में राजधानी बना है, सिटी बस चलाना चाहिए, सस्ता परिवहन मिलना चाहिए। लोग हंसते थे मेरे ऊपर कि ये सिटी बस कैसे चलाएगा करके। तो प्राइवेट पार्टनरशिप एक शब्द होता है कि एक व्यक्ति के पास में पैसा है, काम नहीं है, नगर निगम जैसी संस्था है, काम है, पैसा नहीं है, ये दोनों को मिलाकर जो है हमने प्राइवेट पार्टनरशिप में RCBL कंपनी बनाकर हमने सिटी बस को चलाया। सक्सेसफुली हम चला रहे हैं। आज लगभग 200 सिटी बसें इस शहर के अंदर में दौड़ रही हैं। इस शहर में ट्रैफिक सिग्नल नहीं हुआ करता था। हमने कहा था सरकार से कि ट्रैफिक सिग्नल लगाना है तो प्रावधान नहीं, हमने बोला हम सूचना देने आए हैं कि हम लगा रहे हैं। और प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर में श्रीनिवासन जो यहाँ का विशाखापट्टनम का, उसको बुलाया। 14 चौक पहले चरण में दिखाया, ये 14 चौक है, ट्रैफिक सिग्नल तुम्हारा लाइट बिजली बिल तुम पटाओगे, मेंटेन तुम करोगे। बाजू में 4x4 का जगह दे दिया था, गोल घूमने वाला विज्ञापन बोर्ड लगा लिया। सक्सेसफुली हुआ वो। लगभग सभी चौकों के अंदर में फिर ये काम होना चालू हुआ। नए डिवाइडर्स बने, नई सड़कें बनी, अनेक। और मैं सोचता हूँ कई बार ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ मैं काम नहीं कर पाया। एक सुकून मिलता है कि शहर के अंदर में BSUP, उस समय JURM योजना थी, उसके अंदर में हमने काफ़ी पैसा हमने लेकर आया था, उसका DPR बना के तत्काल पैसा लाया था। तो ये इस शहर का आकार बदला, एक राजधानी का स्वरूप आया। उसके बाद में मैं रायपुर विकास प्राधिकरण का चेयरमैन बना 2011 से 2013। इस शहर के अंदर में के बाद में एक आधुनिक जो है वो एक छोटा एक सिटी बनना चाहिए, लोगों की एक आवश्यकता है। तो कमल विहार जो है उसको हमने उस समय में बनाया, उसका भूमि पूजन किया, वहाँ पर बना। L&T को हमने काम दिया, लॉर्जन एंड टूबो को। वहाँ पे डक सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, सारे अंडरग्राउंड है, लाइट सिस्टम, और बन के तैयार है। तो ये एक शहर से लगा हुआ, शहर का वार्ड का हिस्सा, वहाँ पे एक नया शहर, ये लगभग 1600 एकड़ में बना, 15 सेक्टर है उसके अंदर में। तो यहाँ पर भी लोगों ने अच्छा सहयोग किया, एक डेवलप हो गया। फिर पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, उस संदर्भ में मैं पार्टी संगठन की ओर काम किया। बस्तर का लगभग 4-4.5 साल तक के मैं प्रभारी रहा। और इस काम को देखकर
और मैंने तो टिकट नहीं मांगा था और न मैंने सपने में सोचा था कि मैं भी एक सांसद बन जाऊंगा करके। लेकिन पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास करके टिकट दिया। यहाँ की जनता ने बहुत बड़े अंतर से लगभग 3.5 लाख वोट से जिताया और एक विश्वास किया। तो ये यात्रा एक पार्षद से सांसद तक की मेरी चल रही है और इसमें भी जो है हालांकि कहा जाए तो 2 साल पूरा हो गया है, लेकिन 6 महीने का ही कार्यकाल मानता हूं मैं जो मिला अभी। बाकी तो कठिन समय कोविड के समय में बहुत से काम रुके। इस 6 महीने की भी उपलब्धि मैं इस शहर को बता सकता हूं। जैसा आपने कहा, पार्टी ने विश्वास किया, आप पर भरोसा किया और टिकट दिया, आप खरे भी उतरे। तो ये जो जीत थी, आपकी मेहनत, कार्यकर्ताओं की मेहनत, या मोदी फैक्टर था? मोदी फैक्टर था बहुत बड़ा कि इसके अंदर में प्रधानमंत्री जी का एक चेहरा था देश के सामने में, और पहले कालखंड के अंदर में प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो करके दिखाया। लोगों के अंदर में बड़ा विश्वास बना। कार्यकर्ताओं ने भी एक बहुत बुरी स्थिति में हम छत्तीसगढ़ पहुंच गया था। 90 में 14 सीट 15 सीट हमारी थी और इस स्थिति के अंदर में सांसद का चुनाव लोगों को लगता था भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। वॉक ओवर जैसा माना जा रहा वॉकओवर था। दे रहे हैं, जिसको लड़ाएंगे वो हारेगा। लेकिन ये भ्रम कांग्रेस का समाप्त हुआ और कार्यकर्ताओं ने, सभी हमारे अनुषांगिक संगठनों ने जबरदस्त मेहनत किया, इसके अंदर में बहुत परिश्रम किया और जनता के बीच में गए। तो मैं अनोन चेहरा नहीं था, जनता जानती थी, तो उसका एक लाभ मिला पार्टी को और उसके अंदर में एक बड़े अंतर से हम इस चुनाव को जीते, राजधानी के चुनाव को, कि अप्रत्याशित था। इतनी लीड मिल जाना बहुत लोगों की, सबकी मेहनत थी, इस कारण मिला ये। बहुत ही बड़े नेता या कद्दावर नेता माने जाते थे रमेश बैस, उनकी टिकट काट दी गई थी। देखिए, ऐसी बात नहीं है, ये तो पार्टी फैसला लेती है और सभी 11 लोगों को बदला, किसी एक व्यक्ति का टिकट को नहीं काटा इन्होंने। सारे 10-11 में 10 जीत कर आए थे, लेकिन सारे चेहरों को बदल के नए चेहरे पार्टी ने लाई थी। एक देश के अंदर में किसी राजनीतिक दल का एक बड़ा प्रयोग था ये, और इस प्रयोग में केंद्रीय नेतृत्व सफल भी हुआ और उस कारण। और दूसरा, रमेश भाई जी हमारे नेता है, रहेंगे हमेशा। हमने कभी ये चीज़ नहीं सोचा, उनसे आशीर्वाद लिया मैंने, उनके अनुभव का लाभ भी लंबे समय से उनके साथ जुड़ा रहा। तो ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी या प्रतिस्पर्धा नहीं थी कि हमारी टिकट काट दे तो हम निपटा दो वाला स्थिति में। तो ये पार्टी जो है एक अनुशासन जिसकी पूंजी है, तो अनुशासित पार्टी इसीलिए कहा जाता है कि इस पार्टी में जो फैसला होता है सब लोग मानते हैं। महापौर रहते हुए जैसा आपने बताया कि रायपुर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने की बात हुई थी, आपने बताया बहुत सारा काम भी किए हैं। अब आप सांसद हैं, बहुत सारी योजनाएं और भी मन में होंगी, क्या क्या प्लान लेकर और आगे काम करना चाहते हैं? देखिए, एक मेयर के रूप में मैंने जो देखा था रायपुर के अंदर में, जिस काम को मैं समझता था कि ये काम होने चाहिए, लेकिन मेरे सीमा के बाहर के काम थे। टाटीबंध के अंदर में लगभग महीने में 4-5 मौतें एक्सीडेंट के माध्यम से होती थी। एक बड़ा चौक है वो, तो वहाँ पर मैं नितिन गडकरी जी से मिलकर निवेदन किया था कि यहाँ पे अगर फ्लाईओवर आ जाएगा तो लोगों को सुविधाएं होगी, मौत ख़त्म हो जाएगी और आवागमन में भिलाई, उधर पूरा मुंबई नागपुर का ट्रैफिक उधर से आता है शहर के अंदर में, उनको सुविधाएं होंगी। तो उन्होंने इसकी आवश्यकता समझकर मेरे ही समय में उसको स्वीकृत किया। 119 करोड़ रुपए का काम मेरे ही समय भूमि पूजन हुआ, वर्क ऑर्डर हुआ, काम चालू हो गया। तो अब ये 4 लेन और 6 लेन का फ्लाईओवर का काम अभी तेजी से चल रहा है, जो आने वाले 2022 के आसपास जो है उसका लोकार्पण हो जाएगा। और मैंने देखा था कि सरोना स्टेशन में 22 लोकल ट्रेनें रुकती है। एम्स जाने वाला मरीज जो है वो लगभग 2.5-3 किलोमीटर गोल गोल घूमता है। गरीब आदमी वहाँ पे ना ऑटो रिक्शा है ना कुछ है, कंधे पे लाद के उस मरीज को उसके परिजन ले जाते हैं। तो मैंने देखा वहाँ पर, तो ये सरोना स्टेशन से एम्स मात्र 242 मीटर की दूरी में है, तो हम यहाँ सड़क क्यों नहीं बनाते हैं? तो उसको मैंने रेलवे को बुलाया, नगर निगम को बुलाया, पीडब्ल्यूडी को बुलाया, सबको, और एम्स के अधिकारियों को एक छत्ते के नीचे बैठाया। मैं बोला मेरी इच्छा है यहाँ सड़क बनाने की।
और आश्चर्य होगा कि रेलवे से एनओसी लेना बरसों लग जाते हैं, कि आदमी के कई दशक भी गुजर जाते हैं उसके अंदर में। लेकिन मात्र 8 दिन के अंदर में हमने वहाँ पर भूमि पूजन किया और उसकी सड़क को बनाकर एम्स का 6वें नंबर का गेट बनाकर हमने उसका लोकार्पण भी कर दिया। तो अब सरोना स्टेशन को मैंने मुख्यमंत्री जी को लिख कर दिया है कि इसको सरोना एम्स स्टेशन कर दीजिए, एम्स सरोना स्टेशन कर दीजिए, तो लोगों को रहेगा कि एम्स यहाँ से हम जा सकते हैं। तो अब वो 242 मीटर में पैदल चल कर जाएगा और एम्स के अंदर में पहुँच जाएगा और उसका लाभ होना चालू हो गया है। तो उसका लोकार्पण भी हो गया है। यहाँ पर व्यापारियों की मांग थी आयकर ट्रिब्यूनल आना चाहिए। विथ फंडिंग हमने रविशंकर जी से बात किया, निवेदन किया, उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। विथ फंडिंग आयकर ट्रिब्यूनल यहाँ पर आ गया। अभी बहुत सारे, क्योंकि इस समाज से जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत सारे स्वर्णकार बंधु हमारे सराफा वालों ने कहा था 20 कैरेट को जो है हॉलमार्क का दर्जा मिलना चाहिए। मैंने पार्लियामेंट में इसको शून्यकाल में उठाया भी था और मुझको खुशी है प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया और पीयूष गोयल जी मिलकर जो है उसको 20 कैरेट को भी हॉलमार्क का दर्जा दे दिया। तो केंद्र की योजनाएं, केंद्र का काम, समोदा के अंदर में 10 करोड़ रुपया नहर का, समोदा नहर के लिए आ गया, गजेंद्र शेखावत जी ने दिया। तो ऐसे मैं अनेक काम इस 6 महीना के कालखंड के अंदर में भी कह सकता हूँ कि मुझको अगर विश्वास किया है जनता ने तो उसके विश्वास पे खरा उतरने का आज भी प्रयास कर रहा हूँ और सफलता मिल रही है। मैंने सांसद बनने के बाद में लगभग 3-4 कार्यक्रम में मैंने मुख्यमंत्री जी के साथ में मिलकर इस बात को कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद जरूर हूँ, आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन हम योजना रोकने के लिए सांसद नहीं बने हैं। हम केंद्र की योजना लाके छत्तीसगढ़ के लोगों को लाभ मिले इसका प्रयास करने के लिए सांसद बने। तो हमारा उपयोग होना चाहिए। थोड़ा सा ये संकीर्ण मानसिकता जो राजनीति की चल रही है इस सरकार के अंदर में, उससे उठना चाहिए सरकार को और एक सकारात्मक रूप में आना चाहिए। केंद्र के प्रति अच्छे शब्दों का उपयोग करना चाहिए, प्रधानमंत्री के प्रति आदर भाव रहना चाहिए और आपको छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर में होना चाहिए कि अगर मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का मुखिया होता है, यदि वो गलत दिशा के अंदर में चल देता है और केंद्र से आप अपेक्षा रखते हो, ये दोहरी जो भूमिका है ये संदिग्ध रहती है हमेशा और इससे प्रदेश का नुकसान होता है। तो आपको एक अच्छी भूमिका का निर्वहन करके केंद्र के साथ में तालमेल बनाकर, मंत्रियों के साथ में, केंद्रीय मंत्रियों के साथ तालमेल मिलाकर वहाँ की योजनाएं अधिक से अधिक छत्तीसगढ़ के अंदर में आए, इसके लिए आगे बढ़ेंगे तब छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। अन्यथा आप सरकार में होने के बावजूद जो है विपक्ष की भूमिका में खड़े रहेंगे तो छत्तीसगढ़ करेगा क्या, यहाँ के लोग क्या करेंगे। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, महापौर भी कांग्रेस के हैं, तो आपको काम करने में दिक्कत हो रही है क्या? तभी आपको ये दर्द बाहर आ रहा है? देखिए, हमको काम करने में कहीं न कल दिक्कत हुई, न आज है, न भविष्य में होने वाली है। काम कराना जानते हैं क्योंकि हमको ईमानदारी से काम करना है, जनता के लिए काम करना है, हमको ठेकेदारी सप्लाई नहीं करना है। लेकिन दुख जब होता है कि स्मार्ट सिटी का प्रधानमंत्री जी इतने बड़े रूप में पैसा दे रहे हैं, उस पैसे का जब मिसयूज हो रहा है, उस पैसे का उपयोग नहीं हो रहा है, उसकी लूट हो रही है, ये तकलीफदायक है। तो मैंने अभी कहा है अधिकारियों से भी, स्मार्ट सिटी का एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन होने के नाते, भाई देखो, जांच हमेशा सर पे तलवार लटकती रहेगी जब तक दस्तखत है। आप ये मत समझो कि सरकार के अंदर में आप बच रहे हो, तो आपकी भूमिका संदिग्ध है, उसको ठीक कर लो। ये मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ और इसको अगर नहीं समझ पा रहे ये मेरी भाषा को, तो बहुत तकलीफ में आएंगे ये लोग। और इसकी शिकायतें मैं, क्योंकि एक अर्बन डेवलपमेंट कमेटी का, केंद्रीय कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ, उस नाते मैं वहाँ पे अपनी बात को रखता हूँ और यहाँ पर जो अर्बन से जो पैसा आना चाहिए उसकी लड़ाई लड़ता हूँ, लाता हूँ। लेकिन पैसा लाने का कारण है शहर के विकास के लिए। हम शहर के विकास के विरोधी नहीं हैं, हम उसके समर्थक हैं, लेकिन बेलगाम विकास, भ्रष्टाचार युक्त विकास, उसके हम विरोधी हैं। और ये दोनों चीज़ें अभी इसकी कमी नहीं हो रही है, ये और दुख का कारण है रायपुर में। ये दोनों चीज़ें जिस प्रकार से बढ़ रही है और बंदरबाट हो रही है,
ये एक इस पद में बैठने के बाद ये भाषा मेरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं दुख के साथ में, अपनी पीड़ा के साथ में इसका उपयोग किया हूँ। शायद जो लोग देख रहे होंगे वो मेरी बात को समझ गए होंगे। महंगाई की अगर बात की जाए, देश में लगातार, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, घरेलू गैस सिलेंडर हो, रेट बढ़ते जा रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा एक समय सड़क पर जमकर, लेकिन देखिए अब कहीं मतलब दिखते नहीं है भाजपा। देखिए इसको हमको हमेशा महंगाई को कालखंड के अनुसार लेना चाहिए। मनमोहन सिंह जी की सरकार में जब चरम सीमा में महंगाई बढ़ी, वो सामान्य कालखंड था। लेकिन ये आप प्रधानमंत्री मोदी जी का आप इस 1.5 साल को अगर छोड़ दीजिए, पहला कालखंड का और 6 महीने का कालखंड, इसको अगर देखेंगे तो महंगाई कंट्रोल में थी, महंगाई बढ़ नहीं रही थी, इस चरम सीमा में नहीं जा रही थी। लेकिन अभी इस असामान्य परिस्थितियों के अंदर, कोविड कालखंड के अंदर में, मैं ये नहीं कहता कि सभी व्यापारी इसके अंदर में गलत हैं, लेकिन कुछ लोगों ने, जो पूरे व्यापारिक वर्ग को बदनाम हो रहे हैं उसके कारण, ये कुछ लोगों ने जो जमाखोरी का काम किया, स्टोरेज का काम किया, इस कालखंड का गलत उपयोग किया, ये ऐसे लोगों के कारण जो है वो खाद्य सामग्रियों के कुछ रेट भी बढ़े हैं। वो आएंगे, लगाम आ जाएगा उसके अंदर में, और बाकी चीज़ें जो है, और ये कोई भारत नहीं है, आप पूरे विश्व को अगर देखेंगे तो पूरे विश्व के अंदर में महंगाई, ऐसा कोई देश नहीं है इस विश्व के अंदर में जहाँ पे महंगाई बढ़ी ना हो। तो इस कठिन कालखंड के अंदर में जहाँ पे सरकारी आय, जो सरकार की आय वो कम हो जाए, रुक जाए, ठहर जाए, और ऐसे समय में देश के ऊपर में आर्थिक बोझ बढ़ जाए, वैक्सीन का बोझ, फ्री में वैक्सीन लगाना है आपको, फ्री में पीपीई किट देना है, N95 मास्क देना है आपको, कोविड की व्यवस्था करना है आपको, वैक्सीनेशन के साथ साथ आपको टेस्टिंग करना है आपको, उसको हर गरीब आदमी को 5 किलो अनाज मिल जाए, 80 करोड़ लोगों को, उसकी व्यवस्था करना है। तो उस गरीब की भी चिंता करना है, और जो बाकी सारे लोग हैं वो स्वस्थ रहें, इस बात की भी चिंता करना है, और उसके लिए फ्री में करना है। तो ये जब ये सारी चीज़ें हमको मुफ्त में करना है और पैसे की आमदनी हमारे पास में नहीं है, तो आप स्वाभाविक है ये, इसको स्वीकार करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जाकर जो है ये इसका प्रभाव पड़ना है, उस प्रभाव से हम मुक्त हो जाएंगे आने वाले समय के अंदर। लोग जो वैक्सीन का भ्रम फैलाया जिन लोगों ने, वो लोग अगर इस प्रकार का भ्रम नहीं फैलाते तो हम और बेहतर हो सकते थे। लेकिन भ्रमित करके जो है लोगों ने इस देश का बड़ा नुकसान किया है, और ये पाप के भागीदार भी है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कोविड की वजह से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं? ये एक अलग इशू है। देखिए क्रूड ऑयल आज सस्ता है, मनमोहन सरकार के वक्त और आज की अगर तुलना करें तो दोनों। मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय भी सस्ता था, उस समय पेट्रोल महंगा था, और असामान्य परिस्थितियों के अंदर में कहीं ना कहीं देखिए वास्तविकता यही है कि कहीं ना कहीं जब आर्थिक बोझ बढ़ता है तब कहीं ना कहीं आय के जरिए निकाले जाते हैं। तो इसको जनता को इस बात को समझना चाहिए कि हम कुछ पैसा अगर खर्च कर रहे हैं तो उसका सदुपयोग ही हो रहा है। इस समय दुरुपयोग नहीं हो रहा है, देश में सदुपयोग हो रहा है, उसके वैक्सीन के लिए हो रहा है, उसके गरीब आदमी के की भूख शांत करने के लिए हो रहा है। तो ये मानसिकता हमको बना लेना चाहिए, और बनाया है लोगों ने। कहीं पे आप, मैं नहीं देखता इस छत्तीसगढ़ में तो मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई जनता सड़क पे आके आंदोलन कर रही हो। जनता ने अपनी मानसिकता बनाया है कि परिस्थितियां ठीक नहीं है, असामान्य है, इस समय में हमको कुछ कठिनाइयां हो रही है, उसको हमको, उन कठिनाइयों को हमको झेल कर जो है देश की मदद करना चाहिए। महंगाई को लेकर लगातार सड़क पे है कांग्रेस। नहीं, जनता नहीं है, राजनीतिक दल के चंद कार्यकर्ता है, वो भी पूरे कांग्रेस के लोग सड़क पर नहीं आते। चंद लोग हैं जो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, जिन लोगों ने वैक्सीन में भ्रम फैलाया, जिन लोगों ने पैसा है लेकिन खर्च नहीं करेंगे वाली सरकार चलाया, इनके पास में दारू के ऊपर में 10-20 रुपया टैक्स लगाया, बोतल के ऊपर में कोरोना के नाम पर लगाया। जब उसको पैसा देना था तो वैक्सीन के लिए हाथ उठा दिए। 506 करोड़ रुपया पड़ा है, हम खर्च नहीं करेंगे, हम नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करेंगे, हम तंबू तान के उसमें भी पैसा कमाएंगे। तो ये जो एक स्थिति छत्तीसगढ़ के अंदर में रही है कोरोना कालखंड में, खाली मैं लोगों से कहता हूं कि आप कल्पना करिए अगर अटल जी एम्स नहीं बनाए होते
तो हम कहाँ पे खड़े होते। हम बहुत सड़कों के अंदर में हम लाशों के ढेर देखते। आज स्टेट गवर्नमेंट को जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए था, शून्य है, आज शून्य है। और भविष्य में भी जो है, मैंने कल ही बैठक हुई थी हेल्थ की, मैंने कहा, उसमें माननीय मंत्री टीएस बाबा जी भी थे, मैंने कहा परमानेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करिए, आपके पास पैसा है, उसको परमानेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लगाइए, उसको तंबू तान कर आप अस्थायी हल मत ढूंढिए, नहीं तो हम हेल्थ के अंदर में बहुत पीछे जाएंगे। ये तीसरी लहर हमारे सामने में खड़ी है, अगर ये लहर अगर आती है तो हमारे लिए बहुत दुर्गति होगी। आज जो मौत के आंकड़े जो है जिस प्रकार से सरकार दिखा रही है उससे 10 गुना है। खाली मेरे लोकसभा के अंदर आज कांग्रेस के लोगों ने आज ही कहा है, कांग्रेस के लोगों ने जो ये घूम रहे हैं वार्डों के अंदर, उन्होंने ही कहा है कि रायपुर शहर में 4000 लोगों की मौत हो गई। ये कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं इस बात को। तो 8000 से अधिक लोग इस रायपुर लोकसभा में इस मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। उनके लिए क्या किया सरकार ने? कुछ नहीं किया। गरीब आदमी है, बेसहारा हो गया, उसको आर्थिक सहयोग देना चाहिए, लेकिन सरकार की भूमिका कहीं नहीं है। वो आदमी बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, स्कूल छुड़वा रहा है। यहाँ पर लाइन लगी है केंद्रीय स्कूल के लिए, जो है सैकड़ों फार्म आ रहे हैं। हमारी भी सीमाएं 10 है हमारे पास में, हम क्या करें? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कालखंड के अंदर में एक संवेदनशील फैसला लिया कि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उसको केंद्र सरकार पढ़ाएगा, जहाँ बोलेंगे वहाँ पढ़ाएंगे। उसके प्रयास में हम लगे हैं, हम उनको ना भी नहीं कह रहे हैं। ऐसे बच्चों को लाइए, उसको करिए, उसको जब 23 साल का हो जाएगा 10 लाख रुपया उसको पीएम केयर फंड से मिलेगा। ये मानवीयता दृष्टिकोण से सामाजिक सरोकार नाम का कोई चीज है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने ही आत्मसात किया है, ये कांग्रेस की डिक्शनरी में कहीं नहीं है। पैसा है, खर्च नहीं करेंगे वाली है। 480 करोड़ रुपया पड़ा है, देश के सारे राज्यों ने मजदूरों के खाते में, किसी ने 3000 डाला, किसी ने 5, दिल्ली ने 3000 डाला, पंजाब ने 5000 डाला, राजस्थान ने 1500 डाला, गुजरात ने 2000 रुपए डाला, उत्तर प्रदेश ने 2000, सब स्टेट ने डाले, मध्य प्रदेश ने डाला। लेकिन छत्तीसगढ़ के पास में पैसा है, डालेंगे नहीं। 18 लाख मजदूर पंजीकृत है, किसी के खाते में 1 रुपया नहीं डाला आपने। ये खुद अपना आत्मावलोकन करे कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कैसी राजनीति कर रहे हैं, हम कैसी सरकार चला रहे हैं। तो इनको खुद को अपने आप से शर्म आएगी। जिस दिन शुद्ध मन से अपनी आत्मा को झांक कर ये झकझोरेंगे, उस दिन अपने आप को भी शर्मिंदा महसूस करेंगे। ये मैं आज बहुत इस बात को ईमानदारी से कह रहा हूँ कि एक रात के अपने आत्मा को झकझोर कर देखिए, तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ नेक काम कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस कार्यक्रम में यहीं विराम लेते हैं। अगले हफ्ते फिर किसी एक शख्स के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।